ये इस ड्रामे का पार्ट 3 है। रात को वो लोग सोए होते हैं तो सोंग को प्यास लगती है। सोंग बाहर पानी लेने आती है तो बाहर देखती है कि शू जो है वो अपना सर दीवार में मार रहा होता है। तो सोंग कहती है इसे क्या हुआ है। उसके पास जाती है, उसे कहती है शू, वो उसकी कोई बात नहीं सुनता तो वो फ़ौरन उसका बाजू पकड़ लेती है और उसके साथ उसके बेडरूम में जाती है। उसे बेड पर लिटाती है, उसकी टांगें भी ऊपर करती है, ऊपर ब्लैंकेट भी देती है। वहीं से शू जो है वो जाग जाता है। शू कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे सेड्यूस करने आई हुई थी, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो भी इतनी रात को। सोंग फ़ौरन कहती है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप स्लीप वॉकिंग कर रहे थे इसलिए मैं आपके साथ आपको छोड़ने आई थी वापस। अब आप ठीक है तो मैं वापस जा रही हूँ। सोंग जो है जाने लगती है तो शू जो है उसको धक्का दे के बेड पर लिटाता है और उसके जो बाजू हैं वो उसके सर पे पिन करता है। सोंग फ़ौरन कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दें, क्या कर रहे हैं आप। शू आगे से कहता है कि इतनी लेट नाइट तुम एक इंसान के पास आओगे तो वो क्या तुम्हें आराम से छोड़ देगा। सोंग कहती है नहीं प्लीज़ ना करें। शू जो है वो उसके फेस के ऊपर फेस झुका लेता है, उसके बाद उसकी गर्दन में फेस रखता है। सोंग की यहाँ पे बस हो जाती है, वो उसकी गर्दन पे बाइट करती है। फिर शू पीछे हो जाता है और अपनी गर्दन पे हाथ रख लेता है और कहता है तुमने मुझे बाइट किया। तो सोंग कहती है मैंने बाइट नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी बचत की है। शू कहता है कि आइंदा कभी भी तुम मेरे कमरे में आई तो ये मेरा तुमसे वादा है कि मैंने समझना है कि तुम इस शादी को असल शादी बनाना चाहती हो और हमारी शादी जो है उसे कंज्यूमेट करना चाहती हो। सोंग वहाँ से फिर इस तरह भागती है जैसे शू ने उसको अभी पकड़ लेना है। सोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट डे जब उठती है वो बड़ा सारा बैग पैक कर लेती है और जाने लगती है। वहीं से शू से आवाज़ दे देता है और कह देता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सोंग फ़ौरन से कह देती है मैं तो काम करने जा रही हूँ। शू कहता है फिर इतने बड़ा बैग लेकर वैसे भी आए तुम्हारा ऑफ है, आराम से घर पे बैठो। सोंग को समझ नहीं आती कि है क्या, इसे इतनी जल्दी अगले की बात किस तरह समझ आ जाती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शू कहता है अब हम दोनों की शादी होगी, कभी तुमने इस घर से भागने की कोशिश की तो मैंने तुम्हें 10 दफ़ा स्पैंक करना है। सोंग जो है फ़ौरन अपनी वहाँ पे हाथ रख लेती है कि कहीं अभी मारना ना शुरू हो जाए। शू से कहता है कि मेरे पास आओ। सोंग फ़ौरन से उसके पास आकर बैठ जाती है। शू से अपने गर्दन का बैंडेज दिखाता है और कहती है ये क्या है। सोंग आगे से कहती है ये तो बैंडेज है। शू कहता है ये मुझे पता है, तुम ये बताओ कि तुमने ये मुझे बाइट की क्यों थी। सोंग कहती है मैंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बाइट की थी। शू उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँ मेरा खाना भी तैयार हो और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, वरना तुम्हें पता ना कि मैंने तुम्हें 10 दफ़ा स्पैंक करना है। तो सोंग फ़ौरन से गर्दन हिला देती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद शू चला जाता है तो सोंग अपना खाना रेडी करना शुरू हो जाती है। वहीं पे डोर नॉक होता है तो भाग के डोर खोलती है तो वहाँ पे कोई कॉरियर वाला होता है। वो कहता है मैम ये आपका पार्सल। सोंग कहती है मैं यहाँ की ओनर नहीं हूँ तो ये पार्सल मेरे लिए नहीं है। पार्सल मैन कहता है कि आप प्लीज़ इसको खोल के चेक कर लें कि इसमें जो भी चीज़ है वो ठीक है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो सोंग जो है वो पार्सल खोल लेती है। उस पार्सल में एक लड़की की तस्वीर होती है और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होती है। शू जो तुमने मुझे परफ्यूम दिया था वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव और सेक्सी था, मेरी जो तलब है तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, प्लीज़ कुछ करो। और नीचे उस तस्वीर का नाम पड़ती है, वो जेनिफर लिखा होता है और साथ ही उसके अंदर परफ्यूम होता है। इतनी बोल्ड बातें सुन के सोंग तो शर्म से पानी पानी हो रही होती है। वो कह देती है सब कुछ ठीक है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। वो दिमाग ही दिमाग में शू को कोस रही होती है कि और कितनी की लड़कियाँ इसने रखी हुई हैं, पर्सनैलिटी आखिर ऐसी है, कोई भी लड़की इसके पीछे पागल हो सकती है। वो सारा खाना खुना बना के अपने काम पे चले जाती है पेस्ट्री शॉप में। वहाँ पे जो उसकी को वर्कर है वो फिर उसे इरिटेट करना शुरू हो जाती है कि तुमने जो BF रखा हो तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अमीर है, इस तरह करो मेरी भी उससे बातचीत करवा दो, वो तुम मुझे दे दो, बाकी तुम जो भी लड़के तुमने रखे हुए हैं वो अपने पास रखना। सोंग कहती है वो मेरा BF नहीं है। वो वर्कर को इस बात पे गुस्सा आ जाता है, जान के क्रीम का जग गिरा देती है और नाम सोंग का लगा देती है। वहीं पे उसकी मैनेजर आ जाती है। मैनेजर सोंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम जब से आई हो कोई ना कोई उल्टा काम करती रहती हो जिसकी वजह से हम सबको नुकसान होता है। सोंग जो है शॉप के बाहर जो बेंच होता है उस पर बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि जो मैनेजर है उसने काफ़ी ज़्यादा आज सोंग की बेइज्जती की होती है। शू जो है वो सोंग को कॉल करी जा रहा होता है तो सोंग जो है वो कॉल नहीं उठा रही होती। शू कहता है इतनी इस लड़की की हिम्मत कि मेरी कॉल काटी जा रही है। शू थोड़ी देर बाद वहाँ पे आ जाता है। वो सोंग को रोता देखता है तो फ़ौरन सोंग के पास नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है और उसकी चिन के नीचे हाथ रखता है और कहता है कि सोंग क्या हुआ है तुम्हें। तो सोंग कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शू कहता है जो मैंने तुम्हें कहा है उसका मुझे आंसर दो, और तुम्हें नहीं पता कि मैंने जो तुम्हें रूल दिया था उसका आर्टिकल 5 ये था कि हस्बैंड कभी भी वाइफ से कुछ भी पूछ सकता है और वाइफ की ड्यूटी कि अपनी सारी दिन की रूटीन हस्बैंड को बताए। तो अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सोंग जो है उसे सारी स्टोरी सुनाती है। शू जो है फ़ौरन उसकी चीन पे प्यार से हाथ रखकर उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, अंदर जाओ, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा। सोंग हैरान हो जाती है कि ये किस तरह हैंडल कर लेगा। सोंग जो है दोबारा शॉप के अंदर चले जाती है और काम करना शुरू हो जाती है। वहाँ पे एक आदमी आता है जिसने क्रीम के बैग पकड़े होते हैं। मैनेजर उस आदमी को देख के फ़ौरन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप यहाँ पे किस तरह आ गए, आप किसी और से डिलीवरी करवा देते। मैनेजर ये समझती है कि उसकी सोंग की जो को वर्कर है उसने इस आदमी से क्रीम मंगवाई है। वो उसकी तारीफें करने लग जाती है। आदमी फ़ौरन कहता है कि इस लड़की को नहीं मैं जानता, सोंग कहाँ पे है, ये सब क्रीम मैं सोंग के लिए लेके आऊँ।
सॉन्ग जो पीछे खड़ी होती है वो हक्का बक्का रह जाती है कि उसका नाम क्यों ले रहा है। वो फ़ौरन सॉन्ग के पास जाता है और उसे कहता है कि आप ही सॉन्ग है, मैं आपके लिए स्पेशल क्रीम लेके आया हूँ, ये हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, ये तो आपको पता ही होगा। वो सॉन्ग से बातें करने लग जाता है और साथ ही सॉन्ग की तारीफ़ें भी करता है। मैनेजर हैरान हो जाती है कि जिसको वो 24 घंटे डांटती रहती है उसका इतना म्यार है। वो क्रीम दे के जब चला जाता है तो मैनेजर उससे माफ़ी मांगती है कि तुम्हारी वजह से आज हम बच गए, वरना क्रीम आज मिल ही नहीं सकती थी। सॉन्ग को खुद नहीं पता होता कि पीछे कौन है। शू ये सब कुछ बाहर खड़ा देख रहा होता है। उसके बाद शू और सॉन्ग जो है दोबारा शू की फैमिली के हाउस जाते हैं। सामने से शू के फादर आ रहे होते हैं तो वो शू को कहते हैं कि मैं तो अभी घर से जा रहा हूँ, इस तरह करो तुम ग्रैंड माँ से अपनी मिल लो। शू जो है वो सॉन्ग को ग्रैंड माँ के रूम में ले जाता है। ग्रैंड माँ सॉन्ग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी काफ़ी तारीफ़ें करती है, तुम बहुत प्यारी हो। सॉन्ग भी उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद ग्रैंड माँ जो है उनका चरकीपन शुरू है, वो फ़ौरन से उसके पेल्विस पे हैंड लगाती हैं और उसे कहती हैं तुम्हारा जो पेल्विस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, टमी भी तुम्हारी फ्लैट है, इवन तुम्हारी ब्रेस्ट का साइज़ भी बिल्कुल ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ईजी होगी। सॉन्ग जो है वो शर्म से पानी पानी हो रही थी कि शू के सामने वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो ग्रैंड माँ को रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन ग्रैंड माँ जो है वो मूड में आई होती हैं। सॉन्ग चीख के कहती है कि प्लीज़ आप इस तरह की बातें ना करें। दादी उसे कहती हैं कि आप लोगों की शादी को 1 वीक तो हो गया, तो इसका मतलब वो आगे कुछ कहने लगती थी। सॉन्ग की तो ये बात सुन के ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं। शू जो है वो फ़ौरन से बात संभालता है और ग्रैंड माँ को कहता है कि आपकी जो बहू जो इतनी स्वीट लगती है ना बाहर से, तो वो अंदर से काफ़ी वाइल्ड है, परेशान ना हो, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी जिसके लिए आप हमारी शादी करवाना चाहते थे। सॉन्ग उसकी इतनी डायरेक्ट बात सुन के बेहोश होने वाली होती है, वो फ़ौरन से एक्सक्यूज़ करके वॉशरूम में भाग जाती है, वरना ये दादी और पोते की जोड़ी ने मिलकर उसको बेहोश करने का पक्का ठेका ले रखा था। वो बाहर आती है तो वहाँ पे शियाओ होती है और शियाओ से पूछती है कि वॉशरूम किधर पे है। शियाओ फ़ौरन से वॉशरूम की तरफ इशारा कर देती है। सॉन्ग अपना बैग वहाँ सोफे पे रख के वॉशरूम चले जाती है। शियाओ का उल्टा दिमाग काम करता है। शियाओ ने अपना इयरिंग निकाल के सॉन्ग के पर्स में डाल देती है। उसके बाद शू और सॉन्ग जब वापस आने लगते हैं, शियाओ फ़ौरन से उनके आगे आ जाती है और कहती है वॉशरूम में गई थी, उसके बाद सॉन्ग वॉशरूम में गई थी तो उसने मेरा इयरिंग चोरी कर लिया जो कि डायमंड का था। असल में इस लड़की की यही औकात थी। वो सॉन्ग को थप्पड़ मारती है। शू उसको गुस्से से पीछे करता है सॉन्ग से और उसे कहता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है किस तरह बात करती हैं। वो कहती है मेरा इयरिंग किसने चोरी किया, तो अब चोरों के साथ यही सलूक होता है। सॉन्ग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शू कहता है शियाओ को कि अगर तुम्हें इतना ही कंफर्म है तो कहाँ पे है इयरिंग। शियाओ कहती है कि इस तरह करते हैं, इसका बैग चेक कर लेते हैं। वो उसका बैग चेक करते हैं तो इयरिंग अंदर से निकल आता है। शियाओ फ़ौरन से कहती है कि अब तो पुलिस केस बन गया, अब तो इसको जेल के पीछे जाना चाहिए जहाँ की इसकी औकात है। शू कहता है रुको 1 मिनट। वो अपने पॉकेट में से रुमाल निकालता है और कहता है कि इयरिंग इसके ऊपर रखो। शियाओ वो इयरिंग उसके ऊपर रख देती है। शू कहता है कि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स अगर तो सॉन्ग के मिल गए तो इसका मतलब कसूरवार सॉन्ग है, अगर तो सॉन्ग के इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स ना हुए तो शियाओ तुम नहीं बच पाओगी। शियाओ समझ जाती है कि उसका भाई उससे भी 2 हाथ आ गया और उसने सच्चाई निकाल लेनी है। वो फ़ौरन से कह देती है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, असल में ये इयरिंग मेरा भी नहीं है, मेरी दोस्त का है, भाई आप परेशान ना हो। वहाँ से खिसकने लगती है तो शू फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ के उसे वापस खींचता है और उसे कहता है कि तुमने सॉन्ग को थप्पड़ भी मारा है, सॉन्ग इस तरह करो इसको तुम भी थप्पड़ मारो। सॉन्ग हैरान हो जाती है कि कैसे साइको दोनों बहन भाई हैं। सॉन्ग कहती है कि मैं किसी को मारती नहीं हूँ, ये मेरे मैनर्स नहीं है, आप इसे जाने दें। शियाओ जान छुड़वा के वहाँ से चले जाती है। सॉन्ग और शू जो है वो कार में बैठे होते हैं। सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। शू कहता है कि अब तुम क्यों परेशान हो, अब तो तुम्हारा इमेज क्लियर हो गया है। सॉन्ग कहती है आपको कैसे मेरे पे ट्रस्ट था कि मैंने ये काम नहीं किया। शू कहता है मुझे बंदे देख के पता चल जाता है क्यों तुम्हें क्या इस तरह लगा, और वैसे भी मैंने तुम पे ट्रस्ट करना है, तुम मेरी बीवी हो, तुम पे ट्रस्ट करना बनता है। और उसके फेस के पास फेस करता है। सॉन्ग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हुई होती है उसकी सपोर्ट की वजह से, वो फ़ौरन उसकी चीक पे किस कर देती है। शू का जो फेस खुला का खुला रह जाता है कि सॉन्ग ने ये क्या काम किया है। शू का खुला मुंह देख के सॉन्ग फ़ौरन कहती है थैंक यू, ये मेरी तरफ से थैंक्स था। शू फिर अपना सर झटकता है और कार दोबारा स्टार्ट कर देता है।